हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन रहेगा, जो एक अंक या रहेगा, जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये 25 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के निम्नलिखित में से क्या होती है? आधी होती है, 3 गुनी होती है, 5 गुनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होता है एफ इक्वल टू होता है r/2। आपको मालूम होना चाहिए जो फोकस दूरी होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, और एक होता है कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण, लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर। उसका जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक तथा टेढ़ा होता है। ए में दिया हुआ है, बी में वास्तविक तथा सीधा होता है, सी में दिया हुआ है काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी में दिया हुआ है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का जो हम यूज करते हैं वो कार, जैसे कार ले लो, कार ड्राइवर के पास जो मिरर रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। 3 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, हजामत बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां रखना चाहिए? 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए, हजामत बनाने के लिए देखिए आपको मालूम होना चाहिए जो अवतल दर्पण होता है उसका यूज कहां कहां होता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है, देखिए होता है दाढ़ी बनाने में काम आता है। ठीक है, आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में रहता है, सार्च लाइट में, ठीक है, सोलर कुकर में यूज होता है। लेकिन जो कन्वेक्स होता है वो ड्राइवर के पास जो शीशा रहता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। अवतल उत्तल दर्पण का यूज होता है जो कार होता है, कार के जो पास में जो शीशा रहता है वो वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। एक अवतल दर्पण में जो कॉनकेव मिरर होता है, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध में? मैं पहले बता चुका हूं कि f इक्वल टू होता है फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या y2 होता है। f इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या y2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? ठीक है, मतलब उसका जो फील्ड व्यू होता है वो अधिक होता है। फील्ड व्यू जो होता है
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोलीय दर्पण का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का, जो कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में बता देता हूं, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। समझ में आया कि उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, फील्ड व्यू अधिक होता है। तो 7 को ध्यान से पढ़िए। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल दर्पण लिखा हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, सही है। काल्पनिक होता है, सही है। सीधा होता है, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु इनमें से क्या होता है? उसका जो मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव मैं पहले वक्रता केंद्र फोकस सबको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 8C हो जाएगा। ध्रुव, पोल, पोल कहते हैं उसको, पोल कहते हैं। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये जो उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण होता है, ये गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जो केंद्र होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद जो मध्य बिंदु होता है उसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और फोकस, फोकस देखिए वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गोलीय दर्पण में यू, वी और एफ के मध्य संबंध को दर्शाता है? आप सभी लोगों को पता है सी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए u को कहा जाता है वस्तु की दर्पण से दूरी, v को कहा जाता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और f को कहा जाता है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण मीन कॉनकेव मिरर में काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जो इमेज प्राप्त होता है वो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एफ पर हो, एफ और सी के बीच हो, सी के पीछे हो या ध्रुव और एफ के बीच हो। इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ध्रुव और एफ के बीच हो। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। 11 को, मोटर गाड़ी के चालक के पास कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो सही आंसर होगा मैं पहले बता चुका हूं, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फील्ड व्यू होता है वो ज्यादा होता है, दृष्टि क्षेत्र वो सबसे ज्यादा अधिक होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। मान लीजिए गाड़ी के पीछे कोई हाथी आ रहा है, वो बहुत बड़ा है लेकिन उसका जो इमेज है वो बन जाता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है मोटर गाड़ी के चालक के पास। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के पास। और अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है बताइए? अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर होता है, मैं बता देता हूं। देखिए अवतल दर्पण का जो यूज होता है, आंख के डक्टर, कान के डक्टर एवं नाक के डक्टर यूज करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट जो आगे रहता है, बाइक के जो आगे रहता है हेडलाइट एवं सार्च लाइट सोलर कुकर में यूज होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए। किस दर्पण का दृष्टि परस विस्तृत होता है? बता चुका हूं, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का दृष्टि परस विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण का। 13 को ध्यान से पढ़िए। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहलाता है। दर्पण के ध्रुव जो पोल होता है, पोल मान लीजिए ये जो पॉइंट एक होगा बीच में, उसको कहा जाता है ध्रुव, पोल। ठीक है, वक्रता, तिर्जा, फोकस दूरी इनमें से कोई नहीं। दर्पण के ध्रुव और
फोकस के बीच की दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, F इक्वल टू R/2 होता है। 13 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा फोकस दूरी। अब 14 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है आवेश का मात्रक है। आवेश कूलम्ब होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा या जूल होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कूलम्ब हो जाएगा। सी या क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा वो कूलम्ब हो जाएगा। देखिए एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट, मैं ये जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं बता देता हूं। एम्पियर, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा होता है, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है, एसआई मात्रक। और जूल होता है जैसे एनर्जी का जूल होता है, हीट का जूल होता है, ठीक है। और प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम, याद रखिएगा, ओम होता है रेजिस्टेंस का। एनर्जी का होता है जूल, हीट का होता है जूल। विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िए। वोल्ट एसआई मात्रक है, अभी मैंने बताया विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, विभवांतर का, हाँ विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आवेश का तो कूलम होता है, ऊर्जा का तो जूल होता है, याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूं, याद रखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए विद्युत आवेश का होता है कूलम, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का होता है कूलम, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत विभव का होता है वोल्ट, याद रखिएगा, वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभवांतर का होता है वोल्ट। विद्युत धारिता का होता है एफ, फैराड, विद्युत धारिता का होता है फैराड एफ। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। प्रतिरोध का होता है ओम। एनर्जी का होता है जूल। और हीट का भी होता है, जो ताप होता है उसका भी जूल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस पर धन और किस पर ऋण चिन्ह अंकित नहीं रहता है? वोल्ट मीटर में, अमीटर में, बैटरी में या प्रतिरोधक में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक। 17 को ध्यान से पढ़िए। किसी चालक से प्रवाहित धारा निर्भर करती है चालक के छोरों के बीच के विभवांतर पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चालक के प्रतिरोध पर, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, ए और बी दोनों पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा निर्भर करती है चालक के छोरों के बीच के विभवांतर पर और चालक के प्रतिरोध पर। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है परिपथ में सेल का उपयोग किया जाता है। 18 में लिखा हुआ है चालक से प्रवाहित धारा के माप के लिए, चालक के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, चालक के छोरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 18 का। परिपथ में सेल का उपयोग किया जाता है चालक के छोरों के बीच विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। अब 19 को ध्यान से देखिए। 19, किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए, ठीक है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। देखिए मैं बता देता हूं, जो विद्युत धारा होता है, जो विद्युत धारा होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, देखिए दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए धारा निम्न विभव लो पोटेंशियल से उच्च विभव हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है, किंतु परंपरा के अनुसार हम यह मानते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? देखिए उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मैं पहले बता देता हूं, इसका जो
विभवांतर का जो डेफिनेशन होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका जो डेफिनेशन होता है, देखिए पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं, याद रखिएगा, और एक अदिश राशि है। ठीक है, 21 को ध्यान से देखिए। श्रेणी क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। इस ध्यान से देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 ये होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मैं पहले बता देता हूं। देखिए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में एक सेल में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, 3 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है जिससे प्रवाहित धारा I है। अब यदि 3 ओम के एक अन्य प्रतिरोधक को पहले प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा की प्रबलता होगी बी हो जाएगा। इसका सही आंसर I से कम हो जाएगा, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित चित्र में दोनों प्रतिरोधक जुड़े हैं, देखिए 2 ओम है और 3 ओम है। पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रमों में, इनमें से कोई नहीं। ये तो श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है। देखिए श्रेणी क्रम में मैं पहले बता देता हूं, सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्वव्रत संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों के समान धारा प्रवाहित हो तथा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर हो, तो यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिएगा। और में लिखा हुआ है, देखिए 24 को ध्यान से देखिए। 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए पहले तुल्य प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ऐसा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो 7 ओम हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, 7 ओम। अब 25 को ध्यान से देखिए। 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, यदि 2 ओम वाले प्रतिरोधक के छोरों के बीच 0.40 V विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, तो 3 ओम वाले प्रतिरोधक के छोरों के बीच विभवांतर क्या होगा। 2 ओम वाले में कितना है 0.40 मतलब 0.40 वोल्ट है, तो 3 ओम वाले प्रतिरोधक के छोरों के बीच कितना होगा, वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 0.40 V हो जाएगा। ठीक है, से अधिक हो जाएगा, से अधिक, क्योंकि यहां देखिए 0.40 V है तो वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।